नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इज़वरा हिस्ट्री। दोस्तों, आपके मन में क्या आता है जब आप अस्पताल में अपनी बॉडी का चेकअप करवाने जाते हो? तब आपको एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मशीनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मशीन्स कैसे काम करती है? ये मशीन्स रेडिएशन के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें से गामा रेडिएशन की किरणें पसार होती है, जो हमारे बॉडी से पास होकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है, कोई भी ह्यूमन बॉडी के सेल्स को खत्म किए बिना, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी की एक इमेज क्रिएट होती है और डॉक्टर उसी के बेस पर एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स निकालते हैं। खैर, ये तो हमें पता ही है कि ये तो सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन क्या आप जानते हो कि रेडिएशन क्या है? तो दोस्तों, हमारा पूरा ब्रह्मांड मैटर और रेडिएशन जैसे दो पार्टिकल से बना हुआ है, और मैटर एक एटम से बना हुआ है, और हर वो एटम के पार्टिकल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, जिसमें एटम कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कुछ एटम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, जो ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास हर वो चीज, हर कोई जगह, सब कुछ रेडिएशन से बना हुआ है। यहाँ तक कि जब हम कुछ खाते हैं उसमें भी रेडिएशन होता है। सूरज की किरणें जब हमारे बॉडी को छूती है तो उसमें भी रेडिएशन होता है, और ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स को इसीलिए खत्म नहीं करते क्योंकि इन सभी चीजों में से निकलने वाले रेडिएशन की मात्रा बहुत ही कम होती है, और कुछ रेडिएशन हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने कभी गूगल में किसी शहर की जनसंख्या देखी है? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी किसी शहर की जनसंख्या 0 देखी है? नहीं ना। लेकिन अगर आप गूगल में प्रिप्यत नाम के शहर की जनसंख्या देखोगे तो आपको इस शहर की जनसंख्या 0 देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक खाली कर दिया हुआ शहर है जहां सब कुछ पिछले कई सालों से वहां की कोई भी वस्तुओं को हिलाया नहीं गया है, क्योंकि वहां एक ऐसा न्यूक्लियर हादसा हुआ था जिसमें लाखों लोगों का जीवन पल भर में तहस नहस हो गया था। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस हादसे से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 139 किलोमीटर की दूरी पे प्रिप्यत नाम के शहर में साल 1986 में चेर्नोबिल में एक न्यूक्लियर हादसा हुआ था, जो तब तक का सबसे बड़ा परमाणु हादसा था, क्योंकि इसका असर यूक्रेन से होते हुए कुछ यूरोपियन देशों से नॉर्थ अमेरिका तक जा पहुंचा था, और उस समय हवा में फैले रेडियो एक्टिव पार्टिकल से सबसे ज्यादा नुकसान बेलारूस को हुआ था, क्योंकि इस हादसे से निकलने वाले 60% रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बेलारूस के अंदर ही जा गिरे थे, जो इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए थे। और उन दिनों यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1991 में रशिया के विघटन के बाद, यानी कि अलग पड़ने के बाद, यूक्रेन को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली को उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में न्यूक्लियर का विभाजन किया जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी से एक नाइट्रॉन जनरेट होता है,
जिसका इस्तेमाल पानी को स्टीम बनाने के लिए किया जाता है। और इस स्टीम का इस्तेमाल टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे टरबाइन घूमता है वैसे वैसे बिजली पैदा होती है, जिसे एक जनरेटर में जमा किया जाता है और जमी हुई बिजली को आसपास के इलाकों में पहुंचाया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रॉन के पार्टिकल्स को ठंडा करने के लिए एक कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रॉन के पार्टिकल्स को कंट्रोल ना किया जाए तो न्यूक्लियर फ्रिक्शन की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और फिर उस समय बड़ी तादाद में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भयंकर विस्फोट हो सकता है। चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में 26 अप्रैल साल 1986 के दिन वहां के वैज्ञानिक एक परीक्षण करने वाले थे, जिसके कारण ये पता चल सके कि अगर किसी प्रक्रिया के दौरान न्यूक्लियर पावर प्लांट फेल हो जाए तो उस समय में न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले रेडिएशन को कैसे नियंत्रण में किया जाए, और अगर ऐसे समय में बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाए तो प्लांट में इस्तेमाल होने वाले उपकरण कितनी देर तक काम कर सकेंगे। चेर्नोबिल पावर स्टेशन में कुल 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे, जिसमें से पहले रिएक्टर का निर्माण साल 1970 में करवाया गया था, जबकि दूसरे रिएक्टर का निर्माण साल 1977 में हुआ था और साल 1983 में बचे हुए रिएक्टर नंबर 3 और 4 का काम पूरा हुआ था। और न्यूक्लियर प्लांट की प्रक्रिया के दौरान उसमें से पैदा होने वाले स्टीम के प्रेशर को ठंडा रखने के लिए ही उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास प्रिपियत नाम की झील बनाई गई थी। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्रिक्शन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती थी। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद इसकी एक कमजोरी ये थी कि चेर्नोबिल के रिएक्टर्स कम ऊर्जा में सही तरह से काम नहीं कर पाते थे और इसीलिए इसको कम एनर्जी में चलाना खतरों से खाली नहीं था। वहां के वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंप्स कितनी बिजली की मदद से चलाए जा सकते हैं। वैसे तो इस परीक्षण की तैयारियां 25 अप्रैल साल 1986 के दिन ही हो चुकी थी और उस रात के 1:30 बजे पावर प्लांट के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर द्वारा टरबाइन को नियंत्रण करने वाले वाल्व हटा दिए गए थे, ताकि उनको पता चल सके कि टरबाइन कितनी देर तक घूमेगा और कितनी बिजली पैदा कर पाएगा। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान रिएक्टर को ठंडा रखने वाले वाल्व के सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। साथ ही में रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा हुआ होता है, जो किसी तरह की इमरजेंसी के दौरान रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्रिक्शन की प्रक्रिया को रोक देता है, लेकिन उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। यानी कि उन्होंने सेफ्टी के किसी भी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया था। अब आपको जानकर हैरानी ये होगी कि उस दिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में ऐसी कौन सी लापरवाही की गई थी जिसके चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों 26 अप्रैल साल 1986 के दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में सब कुछ उसी तरह से चल रहा था जैसा कि परीक्षण के लिए तय किया गया था। और उस दिन डेप्यूटी ऑफ चीफ इंजीनियर के तौर पे सुपरविजन के लिए एनाटोली स्टेपानोविच तैनात थे, जिनके अंडर ये परीक्षण किया जा रहा था। टेस्ट के मुताबिक कम बिजली से चलने वाले रिएक्टर्स में जब न्यूक्लियर फ्रिक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तब रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उसी तरह एनर्जी पैदा कर रहे थे जिस तरह वो एनर्जी पैदा करते थे।
और उस एनर्जी का इस्तेमाल बॉयलर में स्टोर पानी को स्टीम में तब्दील करने के लिए किया जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, जैसे कि आमतौर पर होता था। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि चेर्नोबिल पावर प्लांट में लगे हुए रिएक्टर्स कम बिजली में इस्तेमाल किए जाए तो न्यूक्लियर फ्रिक्शन की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाती है। वैसे ही उस दिन स्टीम का प्रेशर इतना पावरफुल था कि कम बिजली में भी टरबाइन चलने लगा था। और उस दौरान न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में स्टीम के प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया गया। उसी दौरान दो बड़े धमाके हुए, जिसमें रिएक्टर को ढकने वाली 1000 से ज्यादा टन वाली स्टील की प्लेट्स और इमारत की छत के देखते ही देखते धज्जियां उड़ गए। इसके अलावा रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले प्लेट्स के भी कई हिस्सों में टुकड़े हो गए और हवा में इतनी ऊंचाई तक उछले कि आसपास के वातावरण में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए विस्फोट के पीछे की गलतियों के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेर्नोबिल डिजास्टर का मुख्य कारण रिएक्टर का आकार और कंट्रोल रॉड्स की कमियां थी, क्योंकि जब दो अलग अलग हिस्सों में पार्टिकल्स विभाजित होते हैं तब विभाजन के कारण उत्पन्न होने वाली गर्मी को काबू करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो उस दौरान रेडिएशन से निकलने वाले नाइट्रॉन को खींच लेता है ताकि ये प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर ना जा सके और स्टीम का लेवल बना रहे। आमतौर पर रिएक्टर का आकार कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि जब स्टीम का प्रेशर बढ़ जाए तो उस दौरान न्यूक्लियर फ्रिक्शन की प्रक्रिया खुद ही धीमी पड़ जाए। लेकिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर में यह प्रक्रिया पूरी तरह से विपरीत थी, क्योंकि रिएक्टर में जब स्टीम का प्रेशर बढ़ जाता था तो उसी के बराबर न्यूक्लियर फ्रिक्शन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती थी। और विस्फोट की दूसरी वजह यह भी थी कि रिएक्टर में जो कंट्रोल रॉड इस्तेमाल होने चाहिए थे उससे कम रॉड इस्तेमाल हुए थे, जिसकी वजह से चंद मिनटों में एक भयानक धमाका हुआ। और वो धमाका इतना बड़ा था कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आसपास के पूरे वातावरण में फैल गए। न्यूक्लियर ब्लास्ट होने की वजह से 32 लोगों की उसी समय पर मौत हो चुकी थी। साथ ही सैकड़ों लोग बहुत ही बुरी तरह से जल चुके थे, जिसकी वजह से 27 अप्रैल साल 1986 के दिन ही रशिया ने प्रिपियत शहर में रहने वाले लोगों को वहां से दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। और शुरुआत में तो रशिया ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन तब तक रेडिएशन हवा में फैल चुका था और कुछ घंटों में रेडिएशन स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक जा पहुंचा, क्योंकि वो केंद्र चेर्नोबिल से करीब 800 मील की दूरी पर ही था। और जब हवा में 40% ज्यादा रेडिएशन पाया गया तो स्वीडन की सरकार चौकन्ना हो गई और उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये रेडिएशन कहां से आ रहा है। और आगे चलकर जब स्वीडन ने रशिया को न्यूक्लियर हादसे से जुड़े सवाल किए तब जाकर रशिया ने अपनी गलती मानी। इसी हादसे की वजह से 10 घंटे के अंदर ही अंदर 3,60,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था। दोस्तों, इस हादसे के 35 साल बाद भी प्रिपियत शहर की मिट्टी, पानी और पेड़ पौधे में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आज भी पाए जाते हैं और उन्हीं में से एक बड़े से जंगल का एरिया आज भी इस प्लांट के पास मौजूद है, जिसे रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। और वहां आज भी तकरीबन रेडिएशन की मात्रा
12.6 यूएसवी प्रति घंटा है और चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टरों के अंदर 336 यूएसवी प्रति घंटा है। अगर आज की बात करें तो इतने साल बीतने के बाद भी उस जगह पर पूरी तरह से रेडिएशन खत्म नहीं हुआ है। उस न्यूक्लियर प्लांट में एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट मौजूद है जिसे एलिफेंट्स फूट का नाम दिया गया है और ये इतना हानिकारक है कि इस रेडियो एक्टिव मलबे के पास अगर आप 1 घंटे खड़े हो जाए तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी, वो भी बिना इसे छुए। वो वेस्ट आज भी वहां के वातावरण में रेडिएशन फैला रहा है और वो रेडिएशन अगले 20,000 साल तक खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि रेडिएशन कितनी हानिकारक चीज है। ना तो किसी को दिखाई देता है, ना तो किसी को महसूस होता है, फिर भी वो लोगों को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। रेडिएशन ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद डीएनए के सेल्स को खत्म कर देता है, जिसके चलते सेल्स को सरवाइव करने की इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाती और बॉडी सेल्स इधर उधर ग्रो करने लगते हैं और आसान शब्दों में इसे ही कैंसर कहते हैं। चेर्नोबिल पावर प्लांट में हुए इस बड़े हादसे की वजह से रशिया की सरकार ने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वातावरण में और ज्यादा ना फैले, इसीलिए सीमेंट की एक बड़ी सी दीवार बना दी थी। लेकिन समय के दबाव के चलते ये दीवार भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल से तबाह हो गई थी, जिसकी वजह से आज के समय में इस दीवार के चारों तरफ एक सार्कोफागस लेयर बना दिया गया है, यानी कि एक ऐसा लेयर जो प्लांट में से निकलने वाले रेडिएशन को रोकेगा, जिसे कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि रिएक्टर में से निकलने वाले रेडिएशन को आने वाले 100 सालों तक रोका जा सकेगा। तो ये थी कुछ बातें इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर हादसे के बारे में। और दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।